हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्ते। मैं शिव शक्ति कुमार और हमारे यूट्यूब चैनल यात्रा इस पर आप सभी का स्वागत है। तो हमारा अभी निरंतर प्रयास है कि अभी हम निरंतर जो कार्यक्रम लेके आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हो रहे हैं पिछले बहुत दिनों से, तो उसमें मुख्य रूप से हम क्या देख रहे हैं कि जो बिहार का करंट अफेयर है हम उसको देख रहे हैं। जो भी महत्वपूर्ण बिहार का करंट अफेयर है हम उसको देख रहे हैं, और वो करंट अफेयर कहाँ से है? जो एसपीडी से, जो एमसीक्यू के माध्यम से एसपीडी के अंदर दिया हुआ है, हम उसी को देखते हैं। तो अभी मुख्य रूप से मेरा टारगेट 71वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम है, साथ में बीएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम जो होने वाला है उसका भी हम टारगेट किए, साथ में बिहार का अन्य एग्ज़ाम जो भी महत्वपूर्ण है उसके लिए करंट अफेयर काफ़ी लाभकारी होगा। तो चलिए आगे अगला प्रश्न देखते हैं। आप इसे देखेंगे कि इस वीडियो में हम क्या करेंगे, 40 एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे करंट अफेयर के लिए। जो बिहार स्पेशल होगा, बिहार स्पेशल करंट अफेयर है, साथ में उसका एक्सप्लेनेशन होगा, और साथ में जो भी स्टैटिक्स होगा हम उस पर भी चर्चा करेंगे जो एग्जाम के लिए ज़रूरी होगा। इस वीडियो में हम 140 नंबर से लेकर 180 नंबर क्वेश्चन तक देखेंगे। 140 से 180 40 क्वेश्चन इसके अंदर भी होगा और उसका एक्सप्लेनेशन होगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। 140 नंबर 141 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि किस जिले के महेंद्र मलंगिया इनका नाम है, को मैथिली साहित्य में निबंध श्रेणी प्रबंध संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो ये मधुबनी के हैं, तो इनका नाम क्या है? महेंद्र मलंगिया। आप याद रखेंगे, महेंद्र मलंगिया जी हैं। इनको क्या किया गया है कि मैथिली साहित्य के लिए जो है इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। तो आप इसको याद रखेंगे, इनको मैथिली साहित्य में निबंध श्रेणी में क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपसे ये सवाल आ सकता है आपके अंतर्मन में कि साहित्य अकादमी पुरस्कार क्या होता है और कितनी भाषाओं में दिया जाता है। तो आप देखेंगे कि जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है, सबसे पहले याद रखेंगे जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाता है। इसको याद रखेंगे, साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाता है। और ये पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना 1954, आप इसको याद रखेंगे, 1954 में स्थापित किया गया था। और पहली बार 1955 में किसी व्यक्ति को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। आप इसको याद रखेंगे, साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है पहली बार स्थापना 1954 में हुआ था। ये साहित्य अकादमी पुरस्कार है कुल 22+2 भाषा। आप देखेंगे कि कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है, तो इसको भी याद रखेंगे, कुल 24 भाषा है। 22+2 कहने का मतलब है कि 22 वो भाषा जो 8वीं अनुसूची, भारतीय संविधान के जो 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध भाषा है 22, उसके लिए साथ में 2 अन्य भाषा भी है जिसके लिए दिया जाता है। तो हम देखते हैं 2 अन्य भाषा कौन सा है। 2 अन्य भाषा, एक राजस्थानी है और दूसरा अंग्रेजी है। ये अभी आपके दिमाग में आया होगा, आप जब प्री के एग्जाम देने जाएंगे तो आप पॉलिटी में भी आ सकता है कि निम्न में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में संबद्ध नहीं है, और वहाँ अंग्रेजी लिखा रहेगा तो आप सही माने, क्योंकि अंग्रेजी भाषा और राजस्थानी भाषा जो है 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध नहीं है। तो आपको याद रखेंगे इसको। और 2024 में क्या किया गया है कि 21 लेखकों को, टोटल 21 लेखक को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। तो आप याद रखेंगे कि मैथिली के लिए जो है महेंद्र मलंगिया को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, और ये मधुबनी जिला के हैं। तो आप याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। बिहार के नए पुलिस महानिदेशक कौन बने हैं? तो विनय कुमार जी बने हैं। आप देखेंगे कि डीजीपी बने हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बिहार के बनाए गए हैं विनय कुमार जी को, ठीक ना। तो आप इसको याद रखेंगे। अब जो डीजीपी बनाया जाता है तो आप देखेंगे कि जिसे डीजीपी बनाने के लिए भी प्रक्रिया नहीं होती, तो आप देखेंगे कि प्रकाश बादल केस है, ठीक है ना। तो इस केस में क्या हुआ था ना कि सुप्रीम कोर्ट पुलिस रिफॉर्म के लिए कुछ सुधार करने की बात किया गया था। तो आप इसको याद रखेंगे, आप यूपीएससी का पीटी तैयारी करते हैं, मेंस तैयारी करते हैं, साथ में बीपीएससी के लिए जब डीएसपी आपका प्रायोरिटी होगा पोस्ट पे, तो इंटरव्यू में आपको प्रकाश बादल केस है, आप इसको देख के जाना होगा। तो देखें कि इसमें पहले होता था डीजीपी कौन बनाया जाता था, तो डीजीपी जो बनते थे मुख्यमंत्री सीधा नियुक्त कर देता था रिकमेंडेशन में कि भाई इसको हम डीजीपी बना रहे हैं। तो इसी कराती थी कि वो जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका जो है वो ज़्यादा पक्ष ले सकता है। तो इसके अंदर विसंगति आ सकती है, चूँकि सरकार सभी के लिए होता है, किसी खास पार्टी का तो होता नहीं। तो प्रकाश सिंह केस में ये बताया गया कि भाई राज्य सरकार क्या करेगी, नाम को भेजेगी कहाँ? यूपीएससी को, और यूपीएससी जो है फिर उसमें से ये मान लो राज्य सरकार यहाँ 5 नाम भेजती है यूपीएससी को, फिर यूपीएससी उसमें से काट छाट के 2-3 नाम मांग करेगा, और उसमें से एक को नियुक्त करना राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी हो जाएगा। तो इस तरीके के सुधार लाने के लिए बात की गई थी, तो बिहार सरकार इसको लागू किया है। तो आप इसको भी याद रखेंगे, बिहार में ये लागू है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस बॉलीवुड अभिनेता को अरुणाचल रंग महोत्सव 2024 के लिए
महोत्सव राजदूत नियुक्त किया गया? तो पंकज त्रिपाठी थी, आप इसको याद रखेंगे क्या ये प्रश्न आ सकता है। तो बिहार के बॉलीवुड अभिनेता है और इनको अरुणाचल रंग महोत्सव 2024 के लिए महोत्सव राजदूत नियुक्त किया गया, आप इसको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 22 से 24 नवंबर 2024 तक 3 दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव इंद्रधनुष का आयोजन बिहार में कहाँ किया गया? तो प्रेमचंद्र रंगशाला पटना में। तो प्रेमचंद रंगशाला है वहाँ पटना में जो है इसका आयोजन किया गया था, आप याद रखेंगे। क्या था ये? 3 दिवसीय था सांस्कृतिक महोत्सव इंद्रधनुष का आयोजन बिहार में प्रेमचंद रंगशाला पटना में हुआ था। और ये कब से कब तक हुआ था? तो 22 नवंबर 2024 से 24 नवंबर 2024 तक हुआ था, तब इसको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने राज्य के किस जलाशय को रामसर स्थल के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा है? तो देखेंगे कि रामसर स्थल घोषित करने के लिए केंद्र सरकार को उदयपुर, गोकुल और गोगाबिल, ये तीन जो रामसर जो आर्द्र भूमि है इसको रामसर स्थल घोषित करने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है बिहार सरकार। 2-3 सवाल है आपका यहाँ से, स्टैटिक्स है और काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। एक तो कि रामसर कन्वेंशन क्या है, मतलब रामसर संधि क्या है। जो आप नाम सुन रहे हैं रामसर स्थल, तो रामसर स्थल वैसा स्थल होता है जिसको रामसर संधि के तहत मान्यता प्राप्त की जाती है, फिर सूचीबद्ध किया जाता है। तो आप देखेंगे कि मैं CAPF का 2019 का पेपर दिया था, जिसको मैंने पास किया था CAPF को, असिस्टेंट कमांडेंट के एग्जाम को। उसमें सीधा पूछा गया था कि रामसर संधि किससे जुड़ा हुआ है। रामसर संधि किससे जुड़ा हुआ है? उसमें लिखा हुआ था कि वन संरक्षण से जुड़ा हुआ है, पारिस्थितिकी संरक्षण से जुड़ा हुआ है, इस तरीके की बातें थी, और आर्द्र भूमि से जुड़ा हुआ था। आप इसको याद रखेंगे, रामसर संधि क्या है? आर्द्र भूमि से जुड़ा हुआ है। और 1971 में इसको कहाँ रामसर, जो रामसर शहर है वो कहाँ है? ईरान के अंदर, इसको भी याद रखेंगे। तो 1971 में यह संधि ईरान के शहर रामसर में किया गया था। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? दुनिया भर में आर्द्र भूमि का संरक्षण करना। अब आर्द्र भूमि के बारे में आप अध्ययन करेंगे जब UPSC के लिए पढ़े होंगे तो निश्चित तौर पर आर्द्र भूमि के बारे में जानते होंगे। ये बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट तरीका का होता है, मतलब यहाँ रिच बायोडाइवर्सिटी होता है, खास करके जो मरीन बायोडाइवर्सिटी होता है। कहने का मतलब है कि जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र होता है विशेष होता है। और एक जो और बात याद रखेंगे कि जो आर्द्र भूमि होता है कुछ विशेष प्रजाति भी वहाँ पाया जाता है, जिसमें से पक्षियों की विशेष प्रजाति होता है, जलीय जीवों का विशेष प्रजाति होता है। साथ में जो आर्द्र भूमि होता है वो किडनी भी इसको बोला जाता है, इसको याद रखेंगे। इसको किडनी बोला जाता है क्योंकि ये जो भी टॉक्सिक मटेरियल होता है, जो मिनरल्स होता है, जो मानव जीवन के लिए, पारिस्थितिकी तंत्र के लिए हानिकारक होता है, उसको सोख लेता है। साथ में इसको बाढ़ का ऑब्जर्वर भी बोला जाता है, आप इसको याद रखेंगे। अब हमारे समक्ष एक सवाल आता है, आप देखेंगे कि भारत इसको रेटिफिकेशन कब किया था? 1982 में किया था, आप इसको भी याद रखेंगे। भारत रेटिफाई कब किया था? 1982 में किया था। तो और ये लागू कब से है? तो 1975 से लागू है। रामसर संधि कब से लागू है? 1975 से लागू है, आप इसको याद रखेंगे। अब इसमें एक सवाल आता है कि बिहार में कोई रामसर संधि है कि, मतलब रामसर स्थल है कि? तो बिहार में पहले से 3 रामसर स्थल, आप इसको याद रखेंगे। पूर्व से 3 रामसर स्थल है, इसको याद रखेंगे। पहला तो कांवरताल जो झील है, कांवरताल झील जो है बेगूसराय में वो है। और 2 अन्य हैं जो इसी साल 2024 में शायद उनको दिया गया था। एक है नागी और दूसरा है नक्टी। ये दोनों जमुई में वन्यजीव अभ्यारण्य है और आर्द्र भूमि भी है। यहाँ देखेंगे कि इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ एरिया भी है। तो यहाँ इन तीनों को बिहार से रामसर संधि में शामिल किया गया, तो आप इसको याद रखेंगे। और जाने कि भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल किस राज्य में है? तो आपने पढ़ा होगा तमिलनाडु, आप इसको याद रखेंगे। तमिलनाडु में सर्वाधिक रामसर स्थल है। उसके बाद उत्तर प्रदेश का स्थान है। उसके बाद किसका स्थान है? उसके बाद देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का स्थान है। उसके बाद देखेंगे कि ये बिहार का जो 3 जगह है, आप इसके बारे में, इस जगह के बारे में जान लेते हैं। तो पहला तो गोगाबिल के बारे में जान लीजिए। गोगाबिल जो झील है ये कहाँ है? तो आप देखेंगे कि गोगाबिल कटिहार में, आप इसको याद रखेंगे, कटिहार में है। गोगाबिल कहाँ है? कटिहार के अंदर है, तो आप इसको याद रखेंगे। गोगाबिल कहाँ है? कटिहार में है। दूसरा जो महत्वपूर्ण है वो है कि उदयपुर के बारे में आप देखें कि उदयपुर पश्चिम चंपारण में है। तो उदयपुर जो आर्द्र भूमि है वो कहाँ है? पश्चिम चंपारण, आप इसको भी याद रखेंगे, पश्चिम चंपारण में। और तीसरा गोकुल है, ये बक्सर में है। गोकुल को देखेंगे तो बक्सर में, कई जगह भोजपुर क्षेत्र भी लिख रहा है, तो आप इसको याद रखेंगे। ये 3 जगह है, तो आप तीनों को याद रखेंगे। गोगाबिल कहाँ है? तो आप बता देंगे गोगाबिल कहाँ है? कटिहार में है। उदयपुर पश्चिम चंपारण में है। गोकुल कहाँ है? बक्सर में है। तो चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार द्वारा राज्य में महिला संवाद कार्यक्रम आयोजित करने के लिए 225.7 करोड़ रुपए का स्वीकृति प्रदान किया गया है? तो बिहार सरकार। आप देखेंगे कि बिहार सरकार जो है महिला संवाद कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है और श्री नीतीश कुमार जी द्वारा आयोजन किया जा रहा है। तो इस तरीके के सवाल आ सकता है आपसे कि इस तरह का सवाल आएगा कि महिला संवाद कार्यक्रम कौन सा राज्य शुरू किया है? तो आप देखेंगे कि बिहार राज्य द्वारा शुरू किया गया। और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो है 18 अप्रैल को, आप देखेंगे कि 18 अप्रैल, इस तिथि को भी याद रखेंगे, पीटी में आ सकता है। 18 अप्रैल
2025 को 18 अप्रैल 2025 को पटना से महिला संवाद कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है मुख्यमंत्री जी के द्वारा। ये लगभग 60 दिनों तक चलेगा और इसके लिए आपने देखा है कि इतना करोड़ की स्वीकृति दिया गया 225.78 करोड़। तो इसको भी याद रखेंगे, इतना ज़्यादा फंडिंग किया गया बजट में। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि महिलाओं को सरकारी योजना के बारे में जानकारी देना, साथ में जिससे कि जितनी भी महिलाएं हैं उसको क्या करना है, सरकारी योजना के बारे में जानकारी देना है, साथ में महिलाओं की समस्या को भी अध्ययन करना, उसको जानने का प्रयास करना। तो ये संवाद कार्यक्रम आप इसको याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है 11 से 20 नवंबर 2024 तक राजगीर नालंदा बिहार में आयोजित महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में फाइनल मुकाबले में भारत ने किस देश को 1-0 से हराकर तीसरी बार ये खिताब जीता है? तो आप देखेंगे चीन को भारत ने पराजित किया है। तो अब इस पे सवाल आ सकता है क्योंकि बिहार में ये चैंपियंस ट्रॉफी हुआ है, महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी बिहार में हुआ है, तो सवाल आने के चांसेस बढ़ जाता है। पहला आप इसको याद रखें कहाँ हुआ है, तो राजगीर में हुआ है। राजगीर में हॉकी स्टेडियम बनाया गया, आप जानते ही हैं। तो राजगीर हॉकी स्टेडियम हुआ है बिहार के अंदर, वहाँ इसका आयोजन किया गया था। और ये जो संस्करण था ये कैवा था, तो ये 8वां संस्करण था, इसको भी याद रखेंगे, ये 8वां संस्करण था और 11 से 20 नवंबर के बीच हुआ। तो देख ही रहे, इसमें 6 शीर्ष जो है टीम भागीदार निभाई थी, 6 देशों की शीर्ष महिला टीम भागीदार निभाई थी। और भारत जो है चीन को हरा के स्वर्ण पदक जीता, यानी फाइनल जीता, तो स्वर्ण पदक जीता। चीन को क्या मिल गया, देखेंगे कि रजत पदक चीन को प्राप्त हुआ। तो एक सवाल आता है कि कांस्य किससे प्राप्त हुआ, तो कांस्य मतलब तीसरा स्थान पे कौन देश रहा, तो जापान रहा। आप इसको याद रखेंगे, जापान जो है तीसरे स्थान पर रहा। एक सवाल इसमें है कि भारत तीसरी बार जीता है, तो 2 बार कब जीता, देखेंगे 2 बार भारत, एक बार 2016 में, एक बार 2023 में और एक बार इस बार 24 में भारत जीता है। तो आप देखेंगे एक बार जो 64 बीपीएससी हुआ था तो उसमें भारत एशिया कप जीता था, तो बोला गया था भारत कई बार एशिया कप जीता है, तो 7वां बार जीता था उस टाइम एशिया क्रिकेट एशिया कप। तो इस तरह का सवाल आने के चांस रहता है। तो कितना बार जीता है भारत, ये तीसरी बार भारत जो है जीता गया है। और दीपिका सर्वाधिक गोल की है इस टूर्नामेंट में, तो दीपिका को प्लेयर ऑफ द बेस्ट प्लेयर चुना गया, बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। तो इसको याद रखेंगे, भारत स्वर्ण पदक जीता। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है 24 नवंबर 2024 में किस बिहारी को मध्य प्रदेश पर्यटन ब्रांड अम्बेसडर घोषित किया है? पंकज त्रिपाठी जी है। पंकज त्रिपाठी जी आप याद रखेंगे, पंकज त्रिपाठी जी को क्या किया गया, मध्य प्रदेश का जो पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया, तो इसको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है कि बिहार में अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर के तहत एकीकृत विनिर्माण का विकास कहाँ किया जाए? गया के डोभी। आप देखेंगे गया के डोभी में क्या हुआ ना कि इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग जो क्लस्टर का निर्माण किया जा रहा है। तो आप देखेंगे कि इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का निर्माण किया जा रहा है गया के डोभी में। और ये किस कॉरिडोर के तहत हो रहा है, तो अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर। तो आप अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर पर सवाल आ सकता है। आप देखेंगे कि जो अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर है ये लगभग 839 आप इसको याद रखेंगे कितना किलोमीटर है ये कॉरिडोर, तो 1839 किलोमीटर का एक कॉरिडोर है। और ये 7 राज्य से गुजरेगा, तो आप इसको भी याद रखेंगे, यानी अमृतसर से कोलकाता तक पहुंचने में से 7 राज्यों के से होकर जाएगी। तो पहला तो पंजाब हो गया, आप इसको याद रखेंगे, पहला पंजाब हो गया। दूसरा देखेंगे कि हरियाणा हो गया, हरियाणा से भी गुजरेगी यह कॉरिडोर। इसके बाद उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, बिहार है, झारखंड है और वेस्ट बंगाल है। तो आप इसको याद रखेंगे, 7 राज्य हैं, आप इसको याद रखने का प्रयास करेंगे। और इस कॉरिडोर के तहत, इसी कॉरिडोर में जो है गया के जो डोभी है वहाँ इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का निर्माण किया जा रहा है। तो बस आप इसको याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है कि किस अभिनेता की फिल्म द फेबल ने लीड्स फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता है? तो मनोज बाजपेयी जी इनका नाम है। तो बिहार के अभिनेता है मनोज बाजपेयी। आप जान ही रहे कि बिहार क्या है, बेतिया में इनका घर है, पश्चिमी चंपारण में। तो बिहार के किस अभिनेता का जो इनका एक फेबल फिल्म आया था उसको लीड्स फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो आप इसको याद रखेंगे, फेबल फिल्म का भी नाम याद रखेंगे, मनोज बाजपेयी का भी। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है कि 15 नवंबर 2024 को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान वर्चुअली कहाँ लॉन्च किया गया है? तो आप देखेंगे कि जमुई में लॉन्च किया गया। तो आप इसको याद रखेंगे, जमुई में क्या किया गया कि प्रधानमंत्री धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान को वर्चुअली लॉन्च किया गया है। तो आप इसको याद रखेंगे। एक सवाल यही आता है कि जनजातीय गौरव दिवस क्या है? तो जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है और ये बिरसा मुंडा की जयंती है। तो आप इसको याद रखेंगे, बिरसा मुंडा की जयंती है। साथ में आप देखेंगे कि जो धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, आप देखेंगे कि इसमें क्या किया गया है कि इस स्कीम जो है जनजातीय मंत्रालय का, आप इसको भी याद रखेंगे, यह जनजातीय मंत्रालय का है, जनजातीय कार्य मंत्रालय की स्कीम है। तो आप इसको याद रखेंगे। साथ में देखेंगे कि इसकी शुरुआत जो है बाद में चल के की गई है। तो देखेंगे कि देश के लगभग 75,000 लगभग
जो गांव है, आदिवासी ग्राम है, वहाँ समग्र विकास करना है। और इसके लिए जो भी 17 मंत्रालय है वो कोऑर्डिनेट कर रही है। नोडल एजेंसी तो आप देखिए, लेकिन नोडल एजेंसी जनजातीय कार्य मंत्रालय है। 17 मंत्रालय कोऑर्डिनेट कर रही है और 17 मंत्रालय की जितने भी स्कीम है उस सभी को इंटीग्रेटेड तरीका से आदिवासी ग्राम में लागू किया जाएगा और उसका जो है आर्थिक सामाजिक ढांचा का विकास किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार में कहाँ अवस्थित रेल इंजन कारखाना से बनने वाले रेल को अफ्रीका में निर्यात किया गया? तो मढ़ौरा सारण में। आप याद रखेंगे, मरहौरा भी लिखा रहता है कहीं कहीं, तो मढ़ौरा सारण है। अब यहाँ देखेंगे एक शब्द है कि रेल इंजन कारखाना है, आप इसको भी याद रखेंगे। देखिए कारखाना का भी दो प्रकार है, एक डीजल इंजन है, रेल इंजन कारखाना भी जो है, इंजन कारखाना में एक डीजल इंजन का निर्माण होता है, एक इलेक्ट्रिक इंजन का, एक विद्युत इंजन का निर्माण होता था। आप इसको भूलेंगे नहीं। जो मढ़ौरा में है रेल इंजन कारखाना वो डीजल इंजन कारखाना, आप इसको भी याद रखेंगे। क्या है ये? डीजल इंजन कारखाना है, मतलब डीजल से चलने वाली इंजन का निर्माण यहाँ होती है। और अभी अफ्रीका के किस देश से भेजा गया है? तो आप देखें कि अफ्रीका के गिनी जो है, गिनी देश में जो है यहाँ से लगभग 150 के करीब जो है इंजन का निर्यात करने के लिए MOU हुआ है, समझौता हुआ है। तो आप इसको भी देखेंगे। अब देखेंगे कि जो यह डीजल इंजन कारखाना है यहाँ ये किससे निर्मित है? तो भारतीय रेल और बेबटेक कंपनी है, जो बेबटेक जेई है। देखेंगे तो एक यहाँ जो कारखाना वो भारतीय रेल का है, प्लस में किसका है? बेबटेक एक कंपनी है। तो इसको भी याद रखेंगे। ये पूछा जा सकता है कि भारतीय रेल प्लस बेबटेक का ये क्या है? संयुक्त उपक्रम है, संयुक्त उपक्रम है। अब एक बार देखेंगे कि मधेपुरा में जो रेलवे कारखाना है विद्युत इंजन का है, उसी एक सवाल आया था। तो ये किस तरीका के इंजन बनाते हैं? तो WDG 4G और WDG 6G ऐसा करके ये इंजन बनाता है। 4th जनरेशन और 6th जनरेशन इंजन को निर्माण करता है। तो आप इसको भी याद रखेंगे। आप देखेंगे कि बिहार के अंदर ना एक और कारखाना है, विद्युत इंजन कारखाना कहाँ है? मधेपुरा में। इसको भी याद रखेंगे। जो है विद्युत इंजन कारखाना कहाँ है? मधेपुरा के अंदर है। मधेपुरा में विद्युत इंजन कारखाना है। तो आप इसको याद रखने का प्रयास करेंगे। और विद्युत इंजन जो यहाँ कारखाना वो किसका है? तो ऑल्टॉम का है। ऑल्टॉम एक कंपनी है, उसी का है। भारतीय रेल का संयुक्त उपक्रम है। और यहाँ क्या किया जाता है? यहाँ 12,000 लगभग 12,000 हॉर्स पावर का इंजन को बनाया जाता है। तो आप इसको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 11 नवंबर 11 अगला प्रश्न देखेंगे कि 11 से 20 नवंबर 2024 तक बिहार में पहली बार वीमेन एशियन हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया? तो रांची नालंदा में। मैंने बताया कि भारत इसमें क्या किया? स्वर्ण पदक जीता है। आप भी जान रहे हैं, चीन को पराजित किया भारत। जापान तीसरे स्थान पर है। मैंने इसकी चर्चा पहले ही कर ली है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 13 सितंबर 2024 को बिहार बिजनेस कनेक्ट का आयोजन कहाँ किया गया? तो आप देखें बिहार बिजनेस कनेक्ट का आयोजन जो है मुंबई में किया गया। देखिए बिहार जो बिजनेस समिट हुआ तो इसका कई जगह जो है इसका इवेंट का आयोजन हुआ, लेकिन मुख्य इवेंट कहाँ हुआ? पटना के ज्ञान भवन में। तो आप इसको याद रखेंगे, जो पटना का ज्ञान भवन है वहाँ इसका मुख्य इवेंट का आयोजन किया गया। पटना के ज्ञान भवन में मुख्य इवेंट का आयोजन किया गया। आप इसको याद रखेंगे। अब ये देखने का प्रयास करेंगे कि साथ में कई जगह और इवेंट हुआ। तो उस शहर में देखेंगे कि कलकत्ता में है। तो कोलकाता में क्या हुआ कि वहाँ निवेशकों का इवेंट हुआ, निवेशक मीट हुआ। मुंबई में अंदर भी हुआ। मुंबई में क्या हुआ? इन्वेस्टर मीट हुआ, ठीक है ना। उसके अलावा लुधियाना में हुआ था तो बिजनेस रोड शो किया गया। लुधियाना में क्या किया? लुधियाना जो है पंजाब में, वहाँ बिजनेस रोड शो किया गया। उसके अलावा दिल्ली में इन्वेस्टर मीट तथा इन्वेस्टर मीट भी हुआ। तो आप याद रखेंगे ये लगभग 5 शहर में इस तरह के जो किया गया आयोजन। तो कलकत्ता भी है उसमें, ऐसा नहीं, कलकत्ता है, मुंबई है, दिल्ली है, लुधियाना है। तो आप याद रखेंगे ये 4-5 शहर है। तो और एक पटना का ज्ञान भवन है, तो याद रखें। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 14 सितंबर 2024 को पुनर्गठित बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर अमरदीप जी हैं। तो डॉक्टर अमरदीप जी को क्या किया गया है कि बिहार राज्य बाल संरक्षण अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो आप देखें कि बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग क्या है? तो एक देखें क्या विधिक निकाय, आप इसको याद रखेंगे। ये क्या है? एक विधिक निकाय। विधिक निकाय का तात्पर्य है कि उसको किसी न किसी एक्ट के माध्यम से बनाया गया हो। तो आप इसको याद रखेंगे। और बिहार में जो इसका गठन किया गया था, ये कब किया गया था? तो इसको 2010 में किया गया था। तो इसको भी याद रखेंगे। बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया था? 2010 के अंदर किया गया था। आप इसको याद रखेंगे। और किस एक्ट के माध्यम से बना? तो कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005। तो कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005 जो है उसी के तहत इसका निर्माण किया गया है। और इसका निर्माण कब किया गया था? बिहार में 2010 में। तो आप इसको याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार द्वारा शुरू की दुनिया की सबसे बड़ी खेल प्रतिभा योजना का नाम क्या है? मसाल है। मसाल है। बिहार सरकार क्या करेगी? खेल प्रतिभाओं को ढूंढने का प्रयास कर रही है प्रत्येक प्रखंड, प्रत्येक ग्राम। तो इसके लिए मसाल कार्यक्रम को खोज कार्यक्रम लॉन्च किया। तब याद रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी
एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में बिहार के त्रिलोक कुमार को कौन सा पदक मिला है? तो कांस्य पदक। आप इसको याद रखेंगे, कांस्य पदक इनको मिला है त्रिलोक कुमार को। किसमें? ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान के अंतर्गत बिहार @2047 विजन कॉन्क्लेव सीजन 2 का आयोजन कहाँ किया गया? तो भारत मंडपम में किया गया। भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया। आप इसको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने किस राज्य में ऋण सब्सिडी के लिए 47 इथेनॉल परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो देखेंगे बिहार सरकार को। तो बिहार इथेनॉल उत्पादन में लीड करने की स्थिति में भारत में कुछ दिनों में आता है, क्योंकि बिहार जो है अत्यधिक मात्रा में चाह रहा है, अत्यधिक संख्या में चाह रहा है कि इथेनॉल फैक्ट्री का यहाँ स्थापना किया जा सके। और इसीलिए देखेंगे कि बिहार सरकार स्पेशली इथेनॉल नीति लेकर आया था 2021 के अंदर। आप इसको भी याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 16 नवंबर 2024 को 3 दिवसीय नालंदा ज्ञान कुंभ का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये राजगीर में किया गया। राजगीर नालंदा में किया गया। राजगीर नालंदा में किया गया। तो नालंदा ज्ञान कुंभ का आयोजन कहाँ किया गया? राजगीर नालंदा के अंदर किया गया। अब देखेंगे कि कब किया गया? तो 16 से 18 नवंबर। आपने देखिए 16 से 18 नवंबर किया गया। और इसका विषय था, इसका जो विषय था, थीम देखेंगे ना, तो इसका विषय क्या था, इस पर सवाल आ सकता है। इसका विषय था विकसित भारत @2047। इसका थीम क्या था, विषय क्या था? देखेंगे कि विकसित भारत @2047 भारतीय ज्ञान परंपरा और भारतीय भाषाओं की भूमिका। और इसमें भारतीय ज्ञान परंपरा और भारतीय भाषाओं की भूमिका, तो ये इसका थीम था। आप इसको याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि सितंबर 2024 को कार्य उपलब्धि के आधार पर अक्टूबर 2024 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार का कौन सा जिला बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में बल रहा है? तो बक्सर जिला। तो आप इतना याद रखेंगे कि जो बक्सर जिला है बिहार लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में अव्वल स्थान पर रहा है, पहले स्थान पर रहा है। तो आप इसको याद रखेंगे, बक्सर। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, जिसको GSI बोलते हैं, GSI बोलते हैं, तो ने बिहार के कितने जिलों में खनिज भंडार की मौजूदगी की पुष्टि की है? तो 9 जिलों में। तो हमारे समक्ष एक सवाल आता है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण क्या है? तो आप देखेंगे कि जो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण है उसमें देखेंगे कि यह वैज्ञानिक अन्वेषण और अनुसंधान संस्था है। पहले ही याद रखेंगे कि जो है वैज्ञानिक अन्वेषण और अनुसंधान संस्था है, तो इसको आप याद रखेंगे। GSI जो है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का अनुसंधान करती है और अन्वेषण भी करती है। और भारत सरकार के किसके अंतर्गत आती है? तो खनिज मंत्रालय। आप इसको एकदम याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये खनिज मंत्रालय के तहत आती है। ये सवाल आ सकता है स्टेटमेंट जब बनाएगा। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो देखिए भारतीय जो भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण है उसकी स्थापना 1851 में किया गया था। और इसका हेड क्वार्टर, इसको भी याद रखेंगे, कोलकाता के अंदर है। तो कोलकाता के अंदर, इसको भी याद रखेंगे, कोलकाता के अंदर है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 19 से 22 अक्टूबर 2024 तक गोवा में आयोजित 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप में बिहार को कुल कितने पदक मिले? तो 6 पदक मिले। 6 पदक मिले, आप इसको याद रखेंगे। तो गोवा में जो आयोजित हुआ था 24वां राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप, बिहार को उसमें 6 पदक प्राप्त हुआ। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न की हालिया घोषणा के अनुसार बिहार के कितने जिलों में पर्यटन स्थलों की ग्लोबल मार्केटिंग की जाएगी? तो 12 जिलों में जो है पर्यटन स्थलों की ग्लोबल मार्केटिंग की जाएगी। तो हालिया घोषणा किया गया है। तो बिहार के द्वारा 12 जिलों में पर्यटन ग्लोबल मार्केटिंग किया जाएगा पर्यटन का। तो आप इसको देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 18 से 20 अक्टूबर 2024 तक 3 दिवसीय चंद्रगुप्त साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो दरभंगा के अंदर किया गया। दरभंगा के अंदर चंद्रगुप्त साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया। तो आप इसको याद रखें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस जिला के मनोज कुमार दुबे को सार्वजनिक उपक्रम रेलवे वित्त निगम का नया निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CO नियुक्त किया गया है? तो देखेंगे भोजपुर के हैं। तो भोजपुर जिला के मनोज कुमार दुबे हैं। निश्चित तौर पर ये IAS अधिकारी होंगे, तो IAS अधिकारी ही होंगे। तो मनोज कुमार दुबे जो है सार्वजनिक उपक्रम, जो रेलवे सार्वजनिक उपक्रम है, रेलवे वित्त निगम है का, उसका MD इनको नियुक्त किया, CMD नियुक्त किया गया, साथ में CO भी नियुक्त किया गया। तो आप इसको याद रखेंगे। ये मनोज कुमार दुबे कहाँ के हैं? भोजपुर के हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले के वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य के दूसरे टाइगर रिजर्व बनाने का प्रयास किया जा रहा है, फिर विकसित करने की घोषणा की गई है? तो देखेंगे कैमूर को। अब टाइगर रिजर्व के लिए जानते हैं, एक तो थोड़ा देख लेते हैं। एक है प्रोजेक्ट टाइगर। आप देख उत्तर प्रदेश से लेकर UPSC समय पूछा गया। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? 1973। आप इसको याद रखेंगे। टाइगर को, अगर कोई भी टाइगर की स्थापना करना है, मतलब टाइगर रिजर्व की स्थापना करना है, तो उसके लिए हमें NTCA एक संस्था है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, उसके से हमको अनुमति लेना पड़ता है। और NTCA जो है इसकी स्थापना 1972 का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके तहत किया गया। तो इस दोनों बात को याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, और बिहार में भी एकमात्र टाइगर रिजर्व कौन सा? एकमात्र टाइगर रिजर्व बिहार में है VTR वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। इसको भी आप याद रखेंगे, जो पश्चिम चंपारण। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है कि
भारत के संकल्प के अनुरूप बिहार में किस वर्ष कार्बन न्यूट्रल राज्य घोषित किया? 2070। अब कार्बन न्यूट्रल राज्य होने का मतलब ऐसा नहीं कि कार्बन ही उत्पादन नहीं किया जाएगा, ऐसा नहीं है। कार्बन का उत्पादन तो होगा जब मानवीय क्रियाकलाप से, औद्योगिक क्रियाकलाप से, एग्रीकल्चर क्रियाकलाप से CO2 का उत्सर्जन होगा, लेकिन हम क्या करेंगे कि जितना उत्सर्जित CO2 करेंगे उतना हम ऑब्जर्व करेंगे, और उसके लिए या तो कृत्रिम तरीका का अपनाएंगे, कार्बन सिक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी अपनाएंगे, या फिर हम अपनाएंगे प्राकृतिक तरीका जिसमें पौधारोपण और अन्य कार्य प्रणाली है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये 2070 तक, जैसा कि भारत कार्बन न्यूट्रल होना चाहता है, बिहार भी 2070 तक लक्ष्य का निर्धारण किया है, तो आप इसको याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। 13 नवंबर से 14 दिसंबर 2024 तक लगने वाला विश्व प्रसिद्ध हरियर क्षेत्र सोनपुर मेला का उद्घाटन कौन किया गया था? तो आप देखेंगे कि सम्राट चौधरी और विजय चौधरी जी द्वारा किया गया था। विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी द्वारा किया गया था। दोनों क्या है? बिहार के उप मुख्यमंत्री है, आप इसको भी याद रखेंगे। और सोनपुर जो मेला है कहाँ लगता है? तो सोनपुर मेला देखेंगे कि सारण जो है छपरा में, सारण छपरा जिला में इसका आयोजन किया जाता है। और ये जो है सोनपुर जो है क्षेत्र है, हरियर क्षेत्र सोनपुर जो मेला है, अब यहीं जो है गंडक नदी कहाँ किससे मिलती है? गंगा से मिलती है। और हाजीपुर और सोनपुर को जुड़वा शहर भी बोला जाता है बिहार का, तब इसको भी याद रखेंगे। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने 14 नवंबर 2024 को वेब मीडिया नीति 2021 को मंजूरी दी है? तो बिहार सरकार जो है वेब मीडिया नीति लाया है, बिहार सरकार के द्वारा वेब मीडिया नीति को लाया गया है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा द्वारा कहाँ बिहार का पहला शुष्क बंदरगाह अंतर्देशीय कंटेनर डिपो का निर्माण किया गया है? तो आप देखें बीटा पटना में। तो पहले याद रखें कि बिहार के उद्योग मंत्री कौन है? तो उनका नाम है नीतीश मिश्रा, आप इसको याद रखेंगे। बिहार के उद्योग मंत्री कौन है? नीतीश मिश्रा है। और मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार है। तो इन दोनों बात को याद रखेंगे। और एक यहाँ शुष्क बंदरगाह बनाया गया और अंतर्देशीय कंटेनर डिपो बनाया गया, बीटा पटना के अंदर बनाया गया। आप देखेंगे कि जो बिहार है ये लैंडलॉक राज्य है, मतलब इसका सीमा समुद्र से नहीं लगती है, इसलिए हमें शुष्क पोर्ट बनाने की, डॉकयार्ड कहें या फिर शुष्क बंदरगाह बनाने की जरूरत पड़ी, ताकि सामान का हम निर्यात कर सके अन्य राज्यों में, अन्य देशों में। चलिए आगे देखते हैं, आप इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय कैबिनेट ने 24 अक्टूबर 2024 को उत्तर बिहार के लिए सबसे बड़ी रेलवे परियोजना की हरी झंडी दिखाई है। इसके तहत कितनी किलोमीटर रेल लाइन का दोहरीकरण किया जाएगा? तो 256 किलोमीटर, आप इसको याद रखेंगे। उत्तर बिहार में के रेलवे परियोजना को हरी झंडी दिखाई, जिसके तहत दोहरीकरण किया जाएगा 256 किलोमीटर, तो इसको भी याद रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जो पैरा ओलंपिक 2024 हुआ उसमें भारतीय दल का हिस्सा रहे बिहार के एकमात्र दिव्यांग खिलाड़ी है शैलेश कुमार है, तो आप इसको याद रखेंगे। जो पैरा ओलंपिक हुआ था उसमें एकमात्र दिव्यांग खिलाड़ी कौन थे? बिहार से शैलेश कुमार। प्रमोद भगत भी बिहार से ही, लेकिन पैरा ओलंपिक पेरिस में शायद ये सम्मिलित नहीं हुए थे, तो आप इसको भी याद रखेंगे। तो क्योंकि ये भी दिव्यांग ही हैं और इनका घर वैशाली में है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि 5 सितंबर 2024 को किस राज्य की पुलिस ने डायल 112 सेवा के तहत महिलाओं के लिए सुरक्षित सफ़र योजना जो है उसको पायलट प्रोजेक्ट में शुरू किया है? तो बिहार के द्वारा इस तरीके के योजना का शुरुआत किया गया है, तो आप ध्यान देंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार के लेनिन के नाम से प्रसिद्ध किस महान भारतीय क्रांतिकारी नेता की पुण्यतिथि को 5 सितंबर 2024 मनाई गई है? तो देखें बाबू जगदेव प्रसाद है, बाबू जगदेव प्रसाद, इनका जन्म जो है छपरा में हुआ था, ये छपरा के, इसको भी याद रखेंगे। और ये समाजवादी नेता थे और इनका जो पुण्यतिथि है कब मनाया जाता है? 5 सितंबर। पुण्यतिथि का मतलब है इनका देहांत जब हो गया था, उसी को पुण्यतिथि भी बोला जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 13 सितंबर 2024 को बिहार विकास मिशन द्वारा 7 निश्चय के कार्यों को लेकर जारी जिलों की रैंकिंग में कौन सा जिला 76.22 अंक के साथ सर्वोच्च स्थान पर रहा? तो अररिया जो है पहले स्थान पर रहा। किसमें? 7 निश्चय के क्रियान्वयन में, तो आप इसको याद रखेंगे। जो 7 निश्चय हैं बिहार सरकार का, जो 7 निश्चय है उसके क्रियान्वयन में अररिया जिला पहले स्थान पे है, आप इसको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला आधुनिक सीमेंट स्टेशन किस जिले में है, जिसे 13 सितंबर 2024 को भुवनेश्वर में भारत सरकार द्वारा ए ग्रेड सीमेंट स्टेशन बनाए का जो है मार्केटिंग किया गया है, शामिल किया गया? तो देखें कि पूर्णिया, तो पूर्णिया में बिहार का आधुनिक सीमेंट स्टेशन है, आप इसको भी याद रखें, पूर्णिया में है। और ये किसका है? तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा जो है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा जो है इसको बनाया गया था, इसके द्वारा। और अभी क्या है कि इसका जो स्थापना किया गया था एक गोकुल मिशन जो है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत किया गया था। अब देखिए गोकुल मिशन पर जो है यूपीएससी 2024-25 में इसी साल प्रश्न पूछा था। तो गोकुल मिशन गाय की जो है देसी नस्ल को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की स्कीम है 14-15 में लाया गया था, आप इसको याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि
सभी पंचायतों को वाईफाई से लैस करके वाला बिहार का पहला जिला कौन है? तो बेगूसराय। बेगूसराय में सारे पंचायत में क्या है? वाईफाई कनेक्शन है। तो आप इसको देखेंगे। और यह जिला पहला जिला कौन हो रहा है? बेगूसराय, जो सभी पंचायत में जो है वाईफाई कनेक्शन प्रदान किया। आप देखें कि जो डिजिटल डिविडेंड होता है उसको बांटने का प्रयास है सभी ग्राम में वाईफाई पहुंचाना, क्योंकि सारी चीज़ आप देखेंगे कि गवर्नमेंट स्कीम से लेके जो भी गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट स्कीम है, एजुकेशन है, एवरीथिंग कहाँ है? आप देखेंगे कि इंटरनेट पे उपलब्ध है और सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे है। तो इसलिए जो है वाईफाई की ज़रूरत हो जाती है। डिजिटल माध्यम से उपलब्ध है, इसलिए डिजिटल डिविडेंड को बांटना गवर्नमेंट का काम है, बहुत बड़ा काम है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सूफी महोत्सव 2024 के आयोजन किस तिथि को कोको जहानाबाद में किया गया था? तो 13 सितंबर 2024 को किया गया था कोको जहानाबाद में। बिहार सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा किया गया था। इसको भी याद रखेंगे, बिहार सरकार का जो पर्यटन विभाग है उसके द्वारा किया गया था। 12 से 13 सितंबर को इसका आयोजन किया गया था। चलिए अंतिम प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है, सबसे अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का, कि 8 अक्टूबर 2024 को 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत विज्ञान भवन नई दिल्ली में बिहार के किस अभिनेता को फिल्म गुलमोहर में उसके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो मनोज बाजपेयी जी हैं। तो मनोज बाजपेयी जी को 70वें फिल्म पुरस्कार में क्या है कि उनका जो फिल्म है गुलमोहर, उसके लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया। आप देखें कि जो 70वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का नाम क्या है? तो इसमें जो देखें कि इस पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म किसे नाम दिया गया है? तो उसका नाम है अट्टम। अट्टम जो फिल्म है ये साउथ इंडियन फिल्म है, इसे जो है सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म घोषित किया गया। साथ में देखें कि सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म किसे घोषित किया गया? तो देखें कि सर्वश्रेष्ठ हिंदी जो फिल्म है उसे गुलमोहर को घोषित किया गया। तो आप इसको याद रखेंगे। और इसी के लिए जो है मनोज वाजपेयी को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। तो ये हमारा वीडियो था दोस्तों। और मैं जो है लगातार 71वीं बीपीएससी के लिए, साथ में अभी जो बिहार का महत्वपूर्ण एग्जाम है उससे जुड़ा जो है करंट अफेयर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को इससे लाभ मिले। तो चलिए, थैंक यू। ये हमारा वीडियो था। तो प्लीज़ शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।